आपकी बॉडी के अंदर एक छुपी हुई दुनिया है और उसी दुनिया में छुपी है आपकी आइडेंटिटी की कहानी, आपके कद की, आपकी आँखों के रंग की, आपकी सेहत की और यहाँ तक कि आपके छुपे हुए राजों की। ये कहानी स्याही से नहीं बल्कि ज़िंदगी की अपनी ज़बान डीएनए में लिखी गई है। वेलकम, जेनेटिक्स की हैरत अंगेज दुनिया में आपका स्वागत है। एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए उलझे हुए धागे की तरह होता है जिसको क्रोमाटिड कहा जाता है। सेल डिवीजन के टाइम पे ये क्रोमाटिड्स एक पर्टिकुलर शेप लेते हैं ताकि डॉटर सेल्स में डीएनए को बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जा सके। इस पर्टिकुलर शेप को क्रोमोसोम कहा जाता है। बाकी डीएनए के छोटे से पार्ट का मैग्नीफाइड व्यू भी इस डायग्राम में देख लो। जब डीएनए को और जूम किया जाता है तो एक लंबा धागा कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर लिपटा नजर आता है, जिन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हिस्टोन्स कहा जाता है। इन हिस्टोन्स का काम होता है डीएनए को अपने ऊपर लिपटना ताकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को आसानी से स्टोर किया जा सके। ये बात फिर से सुन लो कि सेल डिवीजन के टाइम पे ये हिस्टोन और डीएनए एक पर्टिकुलर शेप ले लेते हैं जिसको क्रोमोसोम कहा जाता है ताकि आसानी से डॉटर सेल्स में बराबर हिस्सों में डीएनए को डिवाइड किया जा सके। अब जीन के बारे में ध्यान से देख लो। डीएनए के कुछ सेगमेंट्स प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं और कुछ सेगमेंट्स प्रोटीन्स के लिए कोड नहीं करते। जो डीएनए के सेगमेंट्स प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं उनको जीन्स कहा जाता है, क्योंकि यही जीन्स हमारी बॉडी के डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पे किसी पर्सन के डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट ऐसा प्रोटीन बनाता है जिस वजह से उस पर्सन के बाल रिंकल्ड है। किसी दूसरे पर्सन में डीएनए का एक सेगमेंट ऐसा प्रोटीन बनाता है जिस वजह से उस पर्सन के बाल स्ट्रेट है। अब इन दो पर्सन्स में जो डीएनए के वो अलग अलग सेगमेंट्स हैं उनको एलील्स कहा जाता है, क्योंकि ये एक ही जीन के दो वेरिएंट्स हैं। इस डायग्राम में देख लो, एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर जब हिस्टोन और डीएनए मॉलिक्यूल्स उलझे हुए धागे की तरह होते हैं तो उनको क्रोमाटिड्स कहा जाता है। फिर सेल डिवीजन के टाइम पे एक पर्टिकुलर शेप ले लेते हैं तो क्रोमोसोम्स कहा जाता है। फिर एक क्रोमोसोम को जूम करके देख लो तो अलग अलग सेगमेंट्स जो प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं उनको जीन्स कहा जाता है। फिर एक जीन को जूम करके देख लो जो डीएनए मॉलिक्यूल से बना होता है। एक डीएनए मॉलिक्यूल 3 यूनिट से बना होता है, जिसमें एक फॉस्फेट ग्रुप, एक नाइट्रोजीनियस बेस और एक पेंटोस शुगर होता है। सेल एक बेसिक मेम्ब्रेन बाउंड यूनिट है जिसके अंदर सारे फंडामेंटल यानी बुनियादी मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन सेल्स से ही सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं। एक क्रोमोसोम को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक लिविंग सेल का वो हिस्सा होता है जो डिसाइड करता है सेक्स, कैरेक्टर, शेप वगैरह किसी पर्सन, एनिमल या प्लांट की। या हम कह सकते हैं कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन और डीएनए मॉलिक्यूल से बना होता है और ये जीनोमिक इंफॉर्मेशन लेके जाता है पेरेंट सेल से डॉटर सेल तक। लंबे धागे की तरह नजर आने वाला डीएनए जिसके डिफरेंट सेगमेंट्स अलग अलग प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, इन सेगमेंट्स को जीन्स कहा जाता है। डीएनए को और जूम करने पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नजर आता है जिसकी बैकबोन फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस शुगर मॉलिक्यूल से बनी होती है। ये बैकबोन कनेक्ट होती है नाइट्रोजीनियस बेसिस के साथ। इन नाइट्रोजीनियस बेसिस में आता है एडेनिन, गानिन, थाइमीन और साइटोसिन मॉलिक्यूल्स। ये एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थाइमीन के साथ। इसी तरह से साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है गानिन के साथ। इस डायग्राम में देख लो, क्रोमोसोम के एक सेगमेंट को जूम करने पे डबल हेलिकल डीएनए नजर आता है। फिर डीएनए को जूम करने पे बेस पेयर्स नजर आते हैं
जिनमें एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थाइमीन के साथ और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है गानीन के साथ। साथ ही ये भी याद रख लो, जीन की लेंथ वेरी करती है। एक जीन के अंदर 100 से 2 मिलियन तक बेस पेयर्स हो सकते हैं। अब इनहेरिटेंस और वेरिएशन देख लो। इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स के कैरेक्टर्स बच्चों में आ जाते हैं। इनहेरिटेंस को वेरिएशन की बेसिस माना जाता है। वेरिएशन का मतलब कितना डिग्री ऑफ डिफरेंस है पेरेंट्स और बच्चों में। इसको मिड 19th सेंचुरी में समझा गया। ग्रीगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का फादर माना जाता है। उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे पी प्लांट्स पे। पी प्लांट्स का बॉटनिकल नाम है पाइजम सैटिवम। वाटसन ने जेनेटिक्स टर्म पहली बार दी थी और विल्हेल्म जानसन ने जीन वर्ड दिया था। जीन यूनिट है इनहेरिटेंस का। विलियम बैटसन ने 1905 में टर्म जेनेटिक्स निकाली थी वर्ड जीन से। मेंडल ने 4 जेनेटिक्स के लॉज दिए थे, जिनमें पहला है प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, तीसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। इसको मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। चौथा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको मेंडल्स सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। मेंडल के ये जेनेटिक्स के लॉज पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अच्छी तरह समझ लो। पहले क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन देख लो। अच्छी तरह से ध्यान रखना, हमारी बॉडी की सभी डिप्लॉयड सेल्स के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स पेयर्स में इसलिए होते हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स के टाइम पे जब फादर का एक हैप्लॉयड स्पर्म मदर के एक हैप्लॉयड ओवम के साथ फर्टिलाइज होता है तो डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है। फिर आगे माइटोटिक डिवीजन होते हैं और एम्ब्रियो की हर एक डिप्लॉयड सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। यानी हर एक क्रोमोसोम पेयर के अंदर एक क्रोमोसोम आया होता है मदर से, दूसरा फादर से। ये दोनों क्रोमोसोम्स एक ही तरह के कैरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं। यानी इन दोनों क्रोमोसोम्स के अंदर एक ही किस्म के कैरेक्टर्स कंट्रोल करने वाले जीन्स होते हैं, इसलिए इनको एलील्स भी कहा जाता है। इस डायग्राम में देख लो, हम क्रोमोसोम पेयर्स को ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी की सभी डिप्लॉयड सेल्स में एक क्रोमोसोम के 2 वर्जन होते हैं, जिसमें एक आया होता है फादर से, दूसरा मदर से। ये दोनों क्रोमोसोम्स एक ही तरह के कैरेक्टर्स कंट्रोल करने वाले जीन्स रखते हैं, इसलिए इनको होमोलॉगस क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। फिर डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे ये 2 क्रोमोसोम्स आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमाटिड्स बनाते हैं। फिर माइटोसिस के टाइम पे वो क्रोमाटिड्स अलग अलग हो जाते हैं ताकि 2 डॉटर सेल्स में कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आ सके। लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ने से पहले एक बार फिर अच्छी तरह याद रख लो, हमारी बॉडी की सभी डिप्लॉयड सेल्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हर एक पेयर के दोनों क्रोमोसोम्स एक ही तरह के कैरेक्टर्स कंट्रोल करने वाले जीन्स रखते हैं। यानी हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 जीन्स होते हैं। अगर ये एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले 2 जीन्स सेम होंगे, इनको होमोजाइगस एलील्स कहा जाता है। अगर ये डिफरेंट होंगे तो इनको हेटेरोजाइगस एलील्स कहा जाता है। यही मेंडल ने कहा था कि एक कैरेक्टर को 2 फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, जिनको अब जीन्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में आई कलर कंट्रोल करने वाले 2 जीन्स हैं, जिसमें एक जीन ब्राउन कलर ऑफ आइज के लिए कोडेड है और दूसरा जीन ब्लैक कलर ऑफ आइज के लिए, तो ये दोनों कैरेक्टर्स बच्चे में एक साथ जाहिर नहीं हो सकते। या तो आइज का कलर ब्राउन होगा या ब्लैक होगा। जो कैरेक्टर इन दोनों में से बच्चे में जाहिर होगा उसको डोमिनेंट, और जो जाहिर नहीं होगा उसको रिसेसिव कहा जाता है। यही है मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे लॉ ऑफ डोमिनेंस देख लो।
जब मेंडल ने एक प्योर टाल पी प्लांट को प्योर डिवार्फ पी प्लांट के साथ क्रॉस कराया तो उसे F1 जनरेशन में सारे पी प्लांट्स टाल नजर आए। फिर उसने कंक्लूजन निकाला कि जो ये प्योर टाल का कैपिटल टी है ये डोमिनेंट और डिवार्फ पी प्लांट का स्मॉल टी रिसेसिव रहा है। फिर F1 जनरेशन के एक पी प्लांट को जब उसने सेल्फ क्रॉस कराया तो वहां पे उसे 3 पी प्लांट्स टाल और एक डिवार्फ नजर आया, यानी 75% टाल और 25% डिवार्फ प्लांट्स नजर आए, जिसका फिनोटिपिक रेशो 3:1 है। यानी ज़ाहिरी तौर 3 प्लांट्स टाल नजर आते हैं और एक डिवार्फ, और जीनोटिपिक रेशो पुनेट स्क्वायर से निकलता है, यानी एक प्योर टाल, 2 हाइब्रिड टाल और एक डिवार्फ पी प्लांट। इस लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पर जब मेंडल को F1 जनरेशन में सारे टाल पी प्लांट्स मिले और F2 जनरेशन में कुछ टाल और कुछ डिवार्फ पी प्लांट्स मिले तो उसने एक कंक्लूजन निकाला कि जो ये F1 जनरेशन के पी प्लांट्स है इनमें जब गैमीट्स बने होंगे तो हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल ये जीन जो हम कैपिटल टी और स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ मेल गैमीट्स में ये कैपिटल टी आया होगा और कुछ मेल गैमीट्स में स्मॉल टी। इसी तरह से कुछ फीमेल गैमीट्स में कैपिटल टी और कुछ फीमेल गैमीट्स में स्मॉल टी आया होगा। इसलिए जब F1 जनरेशन का एक पी प्लांट सेल्फ पॉलिनेट किया गया तो कुछ डिवार्फ पी प्लांट्स भी नजर आए। इसको लॉ ऑफ सेपरेशन ऑफ गैमीट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहा जाता है। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस देख लो। जब पी प्लांट्स पर हाइट के अलावा बाकी कुछ ट्रेट्स या कैरेक्टर्स को कंसिडर करके एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो कहीं कहीं पे ये पाया गया कि F1 जनरेशन में एक ऐसा फिनोटाइप मिला जो दोनों पेरेंट्स में से किसी के साथ मैच नहीं करता था। यही होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस डायग्राम में देख लो, जब पी प्लांट्स पर कलर ऑफ फ्लावर के बेसिस पे एक्सपेरिमेंट किया गया और एक प्योर रेड और प्योर वाइट फ्लावर वाले प्लांट्स में क्रॉस किया गया तो F1 जनरेशन के प्लांट्स में सारे फ्लावर्स पिंक कलर के थे। फिर जब F1 जनरेशन का एक प्लांट सेल्फ पॉलिनेट किया गया तो वहाँ एक प्योर रेड, 2 पिंक और एक वाइट फ्लावर मिला, यानी जीनोटिपिक रेशो वही था 1:2:1 जो एक मानो हाइब्रिड क्रॉस में होना चाहिए, लेकिन फिनोटिपिक रेशो 3:1 से बदल गया था क्योंकि 2 फ्लावर पिंक थे। कोडोमिनेंस देख लो, लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखना कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जब हमने एक प्योर रेड फ्लावर वाला प्लांट और एक प्योर वाइट फ्लावर वाला प्लांट आपस में क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स पिंक फ्लावर वाले मिले, यानी कि वो पेरेंट्स के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करते थे। अब कोडोमिनेंस में F1 जनरेशन में जो मिलता है वो दोनों पेरेंट्स के साथ मैच करता है। डायग्राम में भी देख लो। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देख लो। इस लॉ के मुताबिक जब 2 ट्रेट्स या कैरेक्टर्स को कंसिडर करके एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो दोनों ही कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन या सेपरेशन इंडिपेंडेंटली हो जाता है गैमीट्स बनने के टाइम पे, यानी कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पर कुछ भी डिपेंड नहीं करता। साथ ही ये भी याद रख लो, जब 2 कैरेक्टर्स कंसिडर करके एक्सपेरिमेंट किया जाता है इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। इसी तरह से जब भी प्लांट्स पर 2 कैरेक्टर्स यानी शेप और कलर ऑफ सीड कंसिडर करके एक प्योर राउंड और येलो सीड्स वाला प्लांट एक प्योर रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स वाले प्लांट के साथ क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स राउंड और येलो सीड्स वाले मिले। इस पुनेट स्क्वायर में देख लो। फिर जब F1 जनरेशन के एक प्लांट में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बेसिस पर इन 2 कैरेक्टर्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गैमीट्स को कंसिडर करके सेल्फ पॉलिनेट किया गया तो रिजल्ट 9:3:3:1 के रेशो में मिल गया।
अब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स देख लो। इसमें सबसे पहला है हीमोफीलिया। ये एक सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ा हुआ डिजीज है जो एक कैरियर अनएफेक्टेड मदर से ट्रांसमिट होता है उसके किसी मेल बच्चे में। इसमें ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स में से एक प्रोटीन इफेक्टेड होता है, जिस वजह से मामूली कट लगने पर नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। दूसरा डिजीज है सिकल सेल एनीमिया। ये ऑटोसोम लिंक्ड डिजीज है, यानी सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ लिंक नहीं है। इसमें बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स की 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड सब्स्टिट्यूट हो जाता है वेलाइन से। फिर म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का पोलिमराइजेशन हो जाता है लो ऑक्सीजन टेंशन की वजह से, और आरबीसीज की शेप बाइकनकेव डिस्क से इलांगेटेड सिकल की तरह हो जाती है। तीसरा डिसऑर्डर है फिनाइल कीटोनेरिया। इसके बारे में जानने से पहले हमें फिनाइल एलानिन के बारे में पता होना चाहिए। ये फिनाइल एलानिन एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, क्योंकि हमारी बॉडी इसको नहीं बना सकती। ये हमारी बॉडी को प्रोटीन वाले फूड से मिलता है। जब फिनाइल एलानिन बॉडी में आ जाता है, फिर इसका ज़्यादातर हिस्सा एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की वजह से टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये टायरोसिन कन्वर्ट होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स में, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है हमारी ब्रेन डेवलपमेंट और फंक्शन के लिए। ये फिनाइल कीटोनेरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है जो इफेक्ट करता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की फंक्शन को, जिसका जीन क्रोमोसोम 12 पर प्रेजेंट होता है। फिर फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट होकर टॉक्सिक लेवल्स तक पहुंच जाता है ब्लड और ब्रेन में, जिस वजह से सीरियस ब्रेन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एक और डिसऑर्डर है डाउनर सिंड्रोम। इसमें फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स के टाइम पर क्रोमोसोम नंबर 21 की एक एडिशनल कॉपी बनती है, जिसको ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 कहा जाता है। ये डिस्कवर किया था 1866 में लैंगडन डावन ने। इसमें एक इंडिविजुअल की हाइट छोटी रहती है। इसको मंगोलिज्म कहा जाता है। बाकी सिम्टम्स डायग्राम में देख लो। एक और डिसऑर्डर है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। इस सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर में एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम्स की कॉपी बनती है, यानी क्रोमोसोम नंबर 47 हो जाता है। इस एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स की वजह से इस पर्सन में टेस्टिकुलर फेलियर और लो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल्स की वजह से ये बच्चे वगैरह प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और बाकी सिम्टम्स भी डायग्राम में देख लो। एक डिसऑर्डर है टर्नर सिंड्रोम। इस सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर में फीमेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम नहीं बनता, जिस वजह से क्रोमोसोम नंबर 45 रहता है, और ऐसी फीमेल्स बच्चे वगैरह पैदा नहीं कर सकती। एक और जेनेटिक डिसऑर्डर है पटाउ सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम नंबर 13 की एक एडिशनल कॉपी बनती है, जिस वजह से ऊपर वाले होंठ में कट होता है, और बाकी सिम्टम्स भी डायग्राम में देख लो। एक और डिसऑर्डर है क्राइडुचेट सिंड्रोम। इसमें 5th क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म डिलीट होती है और ट्रांसलोकेट हो जाती है 15th क्रोमोसोम पे। सिम्टम्स डायग्राम में देख लो। थैंक यू।